ऑफ यू। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट में कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस वास्तविक अनुक्रमों की अभिसरण ये जो पढ़ रहे थे उसमें हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? एकदिष्ट वर्धमान एवं अभिसारी अनुक्रम। इसके एग्जाम्पल है ये n/n+1। ठीक है, ये कैसे होगा देखो। सबसे पहले तो देखो एकदिष्ट वर्धमान का मतलब क्या होता है? एकदिष्ट वर्धमान का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। किसमें? बढ़ते हुए क्रम में। अभिसारी, अभिसारी किसको बोलते हैं? अभिसारी अनुक्रम वह होता है जिसकी लिमिट फाइनाइट होती है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर किसी नंबर की ओर अग्रसर होता है वो क्या कहलाता है? अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे देखो अब इसमें वैल्यू रखो, जब n की जगह वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा? 1/2, फिर आगे 2/3, 3/4, 4/5 ऐसी वैल्यू तुमको मिलती जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी 1/2 तो पॉइंट ये बढ़ते हुए क्रम में ये पर्टिकुलर किस वैल्यू की ओर आगे जा रही है? ये 1 की ओर आगे जा रही है। किसके ओर जा रही है? ये 0.5 ये आगे और बढ़ेगा, ये आगे और बढ़ेगा, ये आगे और बढ़ेगा, लास्ट ये वैल्यू जो है वो जाएगी 1 की ओर अग्रसर होगी। ठीक है, इसका मतलब 1 क्या है? फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या है? एकदिष्ट वर्धमान और अभिसारी अनुक्रम। ठीक है, अब आगे देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एकदिष्ट ह्रासमान एवं अभिसारी अनुक्रम। अभिसारी अनुक्रम के बारे में तो डिस्कस कर लिया हमने। एकदिष्ट ह्रासमान, एकदिष्ट ह्रासमान क्या होता है? जो घटते क्रम में होती है। ठीक है, जो मतलब xn+1 इज लेस देन xn, मतलब आगे वाली टर्म्स पहले वाली टर्म्स से छोटी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? ह्रासमान। जैसे है 1/n तो वैल्यू रखोगी जब n की, जब n कहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है हमारा? n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा हमको? 1, 1/2, 1/3। जब n की वैल्यू रखते जाओगे ना तुम नेचुरल नंबर तो क्या मिलेगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4। अब ये जो वैल्यू है वो क्या है? पहले 1 है, फिर ये घटते क्रम में ये वैल्यू जब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये इसको क्या बना देगी? 0 बना देगी। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी ओर अग्रसर कर रही है? 0 की ओर। या लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओ। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0 होता है। मतलब ये वैल्यू 0 की ओर जाएगी। 0 भी हमारा फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब ये क्या हो गई? अभिसारी हो गई। पर ये जो है ये जो वैल्यू 1, 1/2, 1/3 ये क्या है? घटते हुए क्रम में, इसलिए एकदिष्ट ह्रासमान होगा। ठीक है, अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एकदिष्ट वर्धमान अपसारी अनुक्रम। ठीक है, एकदिष्ट वर्धमान अपसारी अनुक्रम क्या है? उसका एग्जाम्पल है हमारा n। जैसे तुम वैल्यू रखोगी n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ रही है, इंक्रीजिंग तो है, दिख रही है तुमको। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बढ़ रही है वैल्यू। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, परंतु अपसारी। अपसारी क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे तुम वैल्यू को बढ़ाते जाओगे आगे वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रही है मतलब इसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट नहीं है। हमको नहीं पता कि वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट बढ़ती ही जा रही है। तो इसके मतलब क्या हुआ? या लास्ट नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिमिट लगा दो। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते ही वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है? हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब इसकी लिमिट फाइनाइट नहीं है। इसका मतलब ये अपसारी अनुक्रम है। ठीक है, अब है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एकदिष्ट ह्रासमान अपसारी अनुक्रम। इसके अलग माइनस लगा दो। ठीक है, ये जो है उसमें माइनस लग जाएगा। अब ये क्या आएगी? -1, -2, -3, -4 आता जाएगा। ठीक है, ये घटते हुए क्रम में है इसलिए एकदिष्ट ह्रासमान हो गया और इसकी भी वैल्यू लास्ट इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। ठीक है, लिमिट लगाओगे यहाँ पे माइनस ऑफ इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट आ गया ऐसा मतलब वो अपसारी ही होगा, अभिसारी नहीं होगा। क्योंकि जिसकी लिमिट फाइनाइट होती है वही अभिसारी होता है, जिसकी लिमिट इनफाइनाइट होती है वो अपसारी होता है। ठीक है, अब सब इम्पोर्टेंट लिमिट्स, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट्स हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n होल पावर n इक्वल्स टू क्या होता है? e होता है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू दी पावर 1/n इक्वल्स टू 1 होता है। क्योंकि देखो जब लिमिट n टेंड्स टू या 1/इनफाइनाइट लगाओगे, 1/इनफाइनाइट लगाते ही इसको 0 बना दोगे। किसी की भी पावर, चाहे कोई भी नंबर हो x, y, z, ठीक है, चाहे इनफाइनाइट भी क्यों हो, पावर 0 आ गया उसका मतलब वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n टू दी पावर p। अब देखो
n टू द पावर p। n की जगह जब तुमने इनफाइनाइट लगा दिया, इनफाइनाइट की पावर कोई सी भी हो, वैल्यू 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया, 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। when p is greater than 0 and p is belongs to r। p कहाँ वेरी कर रहा है, रियल नंबर में। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r टू द पावर n इक्वल्स टू 0 when मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन r। मतलब r की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, मतलब 1/2, 3/4, 5 जो भी है अपॉन में 1/2, 2/3 जो भी है, ठीक है, उस वैल्यू उस रूप में है। तो उस टाइम पे r n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0 बाय किसी की पावर 0 1 बनती है, ठीक है। व्हेन r इज ग्रेटर देन 0 एंड r इज बिलोंग्स टू r। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, लिमिट्स है, जिनको आपको याद रखनी है, इनको डायरेक्टली हम यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रूफ दैट द सीक्वेंस xn is convergent proves that the sequence xn is convergent and 2 is less than equals to limit xn is less than equals to 3 where xn equals to क्या दे रखा है तुमको, where xn equals to 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 3 plus dash 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 plus 1 upon factorial n। ये तुमको xn की वैल्यू दे रखी है। हमको ये लाना है, हमको ये सिद्ध करना है कि हमारा xn है वह अभिसारी है और यहाँ की इसकी जो लिमिट है वो 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। इसकी जो लिमिट वेरी कर रही है वो 2 to 3 के बीच में है और यहाँ पे हमको सीरीज दे रखी है, सीक्वेंस दे रखी है। xn इक्वल्स टू क्या दे रखी है, 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 3 plus 1 upon factorial n। सबसे पहले हमको लाना कन्वर्जेंट अभिसारी। अभिसारी के लिए क्या लाएंगे, हम ये ले आएंगे कि आगे वाले टर्म्स जो xn plus 1 is greater than xn, जब xn plus 1 is greater than xn ले आए, इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा मतलब ये क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। ये हम ले आएंगे, तो लाएंगे, चलो करें, ये क्वेश्चन कर दें। xn की जगह ये तो xn plus 1 क्या हो जाएगा, n plus 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 प्लस आगे ये तो सेम ही आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, ठीक है। अब हम ला रहे x n प्लस 1 माइनस xn, ठीक है। x n प्लस 1 माइनस xn लाएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। अब देखो इसकी जस्ट पहले वाली टर्म्स क्या होगी, ये तो सिमिलर आ रहा है, खाली एक ही टर्म्स बचेगी, कौन सी वाली, ये वाली, क्योंकि 1 अपॉन फैक्टोरियल n इसके जस्ट पहले वाली टर्म्स क्या होगी, 1 अपॉन फैक्टोरियल n होगी, क्योंकि नेक्स्ट है वो n प्लस 1 है, तो पहले वाली क्या होगी, n होगी। n तक तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि बीच यहाँ माइनस आ रहा है, खाली बचेगा क्या इसकी वैल्यू 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, क्या बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 और इज ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि माइनस है ही नहीं, वैल्यू बढ़ती जा रही, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या आ गया xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn। अगर इन दोनों का डिफरेंस है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये टर्म है वो इससे बड़ी होगी। सो xn इज मोनोटोनिकली
इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या आ जाएगा? xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि हम ले आए xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो xn इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल n। अभी एक देखना, इसकी जो वैल्यू है ना, ये जो है xn, इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन होगी। किससे लेस? अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इसको हटा दिया हमने, ठीक है। 1 अपॉन फैक्टोरियल इसको हम 1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखो फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है? 1 से स्टार्ट करके 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, तब कहाँ तक जाना है हमको? n तक जाना है। तो 1 फैक्टोरियल जैसे 5 की वैल्यू निकल दी, 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको लिखते हैं 1 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस आगे अगर n की वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश कहाँ तक आएगा? मल्टीप्लाई करना है हमको n तक। यही होता है इसका मतलब। इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन होगी। किससे लेस देन होगी? 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू से ये वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि देखो यहाँ तक तो सिमिलर है, ये है 1/2 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे नीचे 1/6 आ रहा है, हमारे यहाँ पे आएगा 1/4। जहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होता है वो पद बड़ा होता है, वो संख्या बड़ी होती है, ये वैल्यू क्या होगी? इससे बड़ी। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म्स को अगर छोड़ दे, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी में r इक्वल टू क्या है? इसमें r की वैल्यू 1/2 है, और 1/2 इज लेस देन 1। जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उसके n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, जिसमें r की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है। ठीक है, ये याद रखना है तुमको। अब क्या करेंगे हम? ये आ गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। ये तो 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस 1 को तो ऐसे ही रहने दिया। यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी आ गई। ठीक है, ये क्या आ गया? उसका r क्या है? 1/2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 1। ये तो 1 हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू जो लेस देन आ रही है ना, इसी को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। जैसे 1 प्लस ये क्या आ गया? 1/2 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस, अब यहाँ से 1/2 बचेगा तो 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर n, बस ये आ गया। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है तो 1 प्लस ये आ गया इधर 2 माइनस, अब ये 2 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आ गया 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो वैल्यू चल रही थी वो किसकी वैल्यू चल रही थी? xn की वैल्यू चल रही थी। देन xn इज लेस देन 1 और 2, ये कितने हो गए? 3 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर n माइनस 1 इज लेस देन 3। इसका मतलब ये हुआ कि xn की वैल्यू है वो
एक्सएन की वैल्यू है बहुत छोटी है कि 3 में से ये कुछ घट रहा है उससे, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्सएन इज कन्वर्जेंट इन, क्या आ गया इसका मतलब, एक्सएन इज एक्सएन इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो इक्वेशन ली हमने, ये सेकंड, फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी है जो हमने लिखा था एक्सएन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जब हमारे पास क्या आ गया था, xn+1 इज ग्रेटर देन xn, ये जब आ गया था इसका मतलब हमने क्या लिखा था, xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इससे क्या हो जाएगा, xn इज converges to least upper bound which is less than equal to 3, which is less than equal to 3। इसकी वैल्यू जो है हमको पता है 3 के अंदर है वैल्यू, इसकी वैल्यू किसके, 3 के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज लेस देन इक्वल टू 3। या तो 3 है इसकी लिमिट या 3 से कम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो लिस्ट अपर बाउंड का मतलब मैंने बताया था तुमको, जब बहुत बड़ी वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या है, हमारी जो सीक्वेंस xn इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस क्या है 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ये 1 और 1 मिलके क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, मतलब 2 में कुछ ऐड हो रहा है ना, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ये आ गया। इसका मतलब xn की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2 है। इसकी वैल्यू जब x 1 रखा, x n की जगह 1 रखा, तो क्या मिलेगी, जब n की जगह 1 रखा तो n की जगह 1 ही रखेंगे, तो ये क्या ऑलरेडी 1 तो है और ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, मतलब इसकी वैल्यू हमको क्या मिली, स्टार्टिंग वैल्यू ही हमको क्या मिली है, 2 मिली है। मतलब xn की वैल्यू या तो 2 है या 2 से ज्यादा है xn की वैल्यू। मतलब ये हुआ कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 ले आए, यहाँ आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट, इसका मतलब ये आ गया 2 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये होगा कि इसकी लिमिट है वो 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में इसका मतलब सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड होगी। बाउंडेड हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिला, लोअर बाउंड और मिला, इसका मतलब कन्वर्जेंट होगी। सो सीक्वेंस xn is convergent and its limit is vary from 2 to 3। मतलब क्या हो गया, 2 is less than equals to limit n tends to infinite xn is less than equal to 3। इसकी जो लिमिट है वो 2 और 3 के बीच में है, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, हम ये पढ़ा, एक तो सबसे पहले एग्जांपल पढ़े थे हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कन्वर्जेंट के, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कन्वर्जेंट के, 2-4 जो भी थे उनको एग्जांपल पढ़े, उनको बताया हमने कि कन्वर्जेंट कैसे होती है। उसके बाद इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्यों कहते हैं, कुछ हमने कुछ लिमिट्स भी हमने याद की, बाकी हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ठीक है, तो इनको हमको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।